नमस्कार सारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस वेबिनार में। और मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूँगा, फिर मैं अपने कंपनी के बारे में बताऊँगा। तो मेरा नाम सुधांशु शेखर है और मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी एसबीआई में प्रोफेशनल ऑफिसर के रूप में, स्टेट बैंक में। उसके पहले मैं 2 साल पीएचडी कर रहा था फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज दिल्ली यूनिवर्सिटी में। फिर बैंक में 1.5 साल के काम करने के बाद मैंने एलआईसी ऑफ इंडिया में डायरेक्ट डबल एओ के एग्जाम क्लियर करके ज्वाइन किया। वहाँ करीब मैं 16 साल रहा और एलआईसी के योग 6 हेड ऑफिस में मैं पोस्टेड था। फिर वहाँ से मैं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में आ गया और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में भी मैं करीब 16 साल से ऊपर का सर्विस किया। मेरा लास्ट असाइनमेंट एज वाइस प्रेसिडेंट मैनेजमेंट सर्विस था दिल्ली रीजन एसबीआई लाइफ में। और अभी मैं करंट में नर्चरिंग मनी कंपनी में डायरेक्टर बिजनेस डेवलपमेंट के रूप में काम कर रहा हूँ। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था संक्षेप में। अब मैं बताना चाहूंगा कि नर्चरिंग मनी ये कंपनी क्या है और किस तरीके से काम करती है और उसकी थोड़ी कहानी आपको मैं बताऊं। तो नर्चरिंग मनी के फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं डॉक्टर कुमार गौरव। डॉक्टर कुमार गौरव करीब 17 साल से ऊपर उन्होंने कॉर्पोरेट में सीनियर पोजीशन में काम किए, सेल्स एंड मार्केटिंग में। उसके बाद 2021 में उन्होंने नर्चरिंग मनी की स्थापना की और सिर्फ 4 साल के समय अंतराल में नर्चरिंग मनी ने बहुत शानदार काम करते हुए 300 करोड़ का एयूएम क्रॉस किया और अभी लगभग 500 हमारे कस्टमर बेस है इस कंपनी में। और इतने शानदार काम, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस के कारण इंडिया की जो लीडिंग फाइनेंशियल मैगजीन है द इकोनॉमिक टाइम्स, उसने डॉक्टर कुमार गौरव और नर्चरिंग मनी के काम को सराहा। 30 जून 2025 के अपने स्पेशल एडिशन में द इकोनॉमिक टाइम्स ने डॉक्टर कुमार गौरव के ऊपर में यंग एंटरप्रेन्योर के रूप में उनके कार्य को विशेष सराहना करते हुए अपने स्पेशल एडिशन में आधे पेज में उनकी पूरी स्टोरी, पूरी कवरेज उन्होंने कवर की। तो ये बताता है कि नर्चरिंग मनी अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर कुमार गौरव इज डूइंग सच ए वंडरफुल जॉब कि इकोनॉमिक टाइम्स ने इसे सराहा और इसे रिकॉग्नाइज किया। तो मित्रों, नर्चरिंग मनी इसका कार्य जो है वो है हर तरह के निवेश, हर तरह के इन्वेस्टमेंट में आपका साथी है, आपके हर कदम पे साथ देता है और आपके गाढ़ी कमाई के पैसे को बहुत अच्छे से निवेश करता है और बहुत अच्छे ढंग से इसको मैनेज करके आपके निवेश के सफलता में भागीदारी निभाता है। तो दैट इज इन ए नटसेल अबाउट नर्चरिंग मनी। अब आते हैं आज के वेबिनार में। आज का वेबिनार जो है हमारा वो म्यूचुअल फंड पे विशेष रूप से हमारा वेबिनार है। इस वेबिनार पे हम चर्चा करेंगे और म्यूचुअल फंड जैसा हम सभी को पता है सारे निवेश में सबसे बढ़िया है म्यूचुअल फंड, क्योंकि इसमें हर तरह के एसेट क्लास, इक्विटी, डेट, कमोडिटी, मेटल जिसमें गोल्ड सिल्वर आता है, सारे क्लास का समावेश है और बहुत ही लचीले ढंग से, अच्छे ढंग से इसमें निवेश किया जा सकता है। तो अब मैं आग्रह करूंगा हमारे जो नर्चरिंग मनी के आईटी के हेड है, एक्सपर्ट है मिस्टर ईशिर पांडे, कि वो जरा पीपीटी को चालू करें तो हम इस पे आगे चर्चा करें। मित्रों, आप सभी के एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप हमसे जुड़े हैं और साथ ही शारदीय नवरात्र की बहुत सारी शुभकामनाएं। और अभी हम चर्चा करने वाले हैं इस पे। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड पे ये एक मेरा और बल्कि सारे निवेशक का बहुत ही फेमस कोट है जो लीजेंड इन्वेस्टर हैं श्री वॉरेन बफेट।
ये आज अपनी 95 वर्ष की उम्र सीमा तय करने के बाद भी निवेश की दुनिया के इन्हें बेताज बादशाह कहा जाता है। उनका एक बहुत ही फेमस कोट है, इफ यू डोंट फाइंड ए वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। और यहीं से फाइनेंशियल फ्रीडम की परिभाषा की उत्पत्ति हुई। बफेट साहब हमें ये बताते हैं कि जब तक हमारा वर्किंग टाइम है, से अगर मैं एवरेज की बात करूं तो लगभग 25 साल में हम भारतीय अपना इनकम की शुरुआत या करियर की शुरुआत करते हैं, हमारा एक्टिव इनकम चालू होता है और लगभग 35 साल के बाद 60 वर्ष के आसपास औसतन हम रिटायर होते हैं। तो ये जो 35 ईयर्स में हमने पैसे का इनकम जनरेट किया है, उस पैसे को हमें काम पे लगाना होगा, तभी ये पैसा हमें 60 के बाद अगले 35 साल लगभग 95 साल तक हमारे लाइफ स्टाइल को, हमारे एक्सपेंसेस को बहुत अच्छे ढंग से मीट कर सके। तो दिस इज ए वेरी फेमस कोट और ये हमें इंस्पायर करता है, हम सभी को मोटिवेट करता है कि हम सभी अपने करियर की शुरुआत से और हर समय एक अच्छे ढंग से निवेश करते रहे। नेक्स्ट स्लाइड। दूसरा जो सबसे अहम मुद्दा है कि हमें अपने नेटवर्थ का हमेशा सही जानकारी होना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि एसेट और लायबिलिटी में हमें क्लैरिटी कभी कभी चूक हो जाती है। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर हमने एक कार खरीदी है ईएमआई पे, तो जब तक कार की लायबिलिटी ईएमआई की कंप्लीट नहीं हो जाती, वो लायबिलिटी है और एसेट नहीं है। जब कार का लोन पूरा हो जाए, कार हमारे हाइपोथिकेशन वापिस से हमारे नाम हो जाएगा, तभी वो हमारे एसेट क्लास में आएगा। सिमिलरली जब हम एक घर खरीदते हैं, अपार्टमेंट खरीदते हैं, वो तब तक हम उसे अपने एसेट में इंक्लूड नहीं कर सकते जब तक कि हम उसका लोन चुका ना सके। तो ये चीजों को देखकर हमेशा हमें अपने नेटवर्थ पे विचार करना है कि क्या हमारा नेटवर्थ सही है और ये पॉजिटिव दिशा। नेक्स्ट। पैसा क्या है हमारे लिए? पैसा हमें फाइनेंशियल फ्रीडम देता है, पैसा हमें जीवन की सही लग्जरी देता है, हमारी सोशल सिक्योरिटी बनता है और ये अगले पीढ़ी के लिए लिगेसी भी है। तो इसकी महत्ता तो हम सभी जानते हैं। एक बड़ा पुराना शेर है कि माना पैसा खुदा तो नहीं है, लेकिन खुदा की कसम ये खुदा से कम भी नहीं है। ठीक, थैंक यू। नेक्स्ट। ये बड़ी पुरानी कहानी है निवेश की। जस्ट मैं, आपने सुना होगा बट फिर भी ऑन द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन मैं आपसे बताना चाहूंगा। ये किस्सा है एक दो माताओं का। दोनों माता अपने बच्चे को चाहती हैं कि उनका बेटा बड़ा होके काफी हृष्ट पुष्ट अच्छे ढंग से बलवान शक्तिशाली बने। तो एक ने अपने बच्चे को लड्डू और पेड़ा का सेवन कराते रहा और दूसरी माता ने अपने बच्चे को ड्राई फ्रूट्स खाने को दिया। अंतर क्या हुआ कि जो बच्चा लड्डू पेड़ा ज्यादा खाया वो मोटा हो गया, फैटी हो गया, और जिस बच्चे ने ड्राई फ्रूट्स खाया वो बेटा स्लिम ट्रिम और न्यूट्रिशस फूड के कारण वो अच्छा रहा। सिंपल सी कहानी है, लेकिन मैसेज ये है कि जब भी हम निवेश कर रहे हैं वो किस इंस्ट्रूमेंट में कर रहे हैं यह बहुत आवश्यक है। अगर सही ढंग से सही व्हीकल में निवेश किया जाएगा तो पैसे का हमें निवेश काफी अच्छा बढ़कर मिलेगा, और नहीं अगर हमने निवेश सही जगह नहीं किया तो वो पैसा काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा, वो पैसा हमें लॉस होगा। एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आज भी हमारे देश में बहुत सारे लोग बैंक एफडी के निवेश को अच्छा मानते हैं। बैंक एफडी में 6 से 7% का रिटर्न मिलता है और लगभग अगर लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन की बात करें तो 7% हमारा ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन है। तो एक्चुअली बैंक एफडी में हमें निगेटिव रिटर्न आ रहा है। तो ये कहानी इसी चीज पे चर्चा करती है कि हमें अपने कमाए हुए गाढ़े पैसे को सही जगह सही ढंग से निवेश करेंगे तभी हमें वांछित फल मिलेगा। ठीक है, इसी नेक्स्ट। ये स्लाइड
इम्पोर्टेंट है, इसको हमें जरा देखना है। हमारे जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है हमारे देश में, फिक्स डिपॉजिट है, पीपीएफ है, इक्विटी है, रियल एस्टेट है, गोल्ड है, इक्विटी म्यूचुअल फंड है, डेट म्यूचुअल फंड है। अगर आप देखेंगे, जैसा कि मैंने डिस्कस किया, एफडी में 6 से 7% का रिटर्न आता है और 7% का इन्फ्लेशन, सो ये 0 या -1% है। पीपीएफ में, जिसे काफी अच्छा माना जाता है, लेकिन उसमें भी जो रिटर्न है 7.1% का आता है और 7% इन्फ्लेशन निकल जाने के बाद ये नेट रूप से सिर्फ 0.1% की वृद्धि देता है। इक्विटी की बात करें, जहां इक्विटी में डायरेक्ट निवेश है, तो वहां 15 से 16% का औसतन रिटर्न आता है। 7% के बाद, इन्फ्लेशन के बाद 8 से 9% का हमें ये एक्चुअल रिटर्न देता है। रियल एस्टेट की अगर हम बात करें, तो रियल एस्टेट हमें 5 to 7% का रिटर्न देता है और इन्फ्लेशन के बाद इसमें या तो माइनस या 0% का वृद्धि है। गोल्ड, जिसका आजकल बहुत ज्यादा हाई बना हुआ है मार्केट में, गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई चल रहा है, उसमें भी अगर एवरेज रिटर्न देखेंगे तो 8 से 9% का रिटर्न आता है और इन्फ्लेशन के बाद ये मात्र 1 से 2% का रिटर्न देता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर हम ध्यान देंगे तो अगेन 12 to 18% का रिटर्न औसतन आता है। 7% के इन्फ्लेशन के बाद हमें 5 to 11% का आता है। उसी तरीके से डेट म्यूचुअल फंड। तो इसका निष्कर्ष यही निकलता है मित्रों कि इक्विटी इज द ओनली एसेट क्लास जिसमें निवेश करके हमें एक्चुअल रिटर्न मिलता है, इन्फ्लेशन को बीट करके भी हमें रिटर्न मिलता है। अन्य किसी भी जगह अगर हम निवेश कर रहे हैं इक्विटी के अलावा, तो जो रिटर्न हमें मिल रहा है वो इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर पा रहा है और कुछ केस में वो निगेटिव रिटर्न दे रहा है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है और इसी के लिए हमने आज के वेबिनार में जो डिस्कशन हमारा यही है कि किस तरीके से हम इक्विटी क्लास में म्यूचुअल फंड की तरह निवेश, म्यूचुअल फंड के तरीके से निवेश करके हम अपने धन वृद्धि कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक संक्षिप्त में मैं चर्चा करना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड कितने तरीके के हैं। बेसिकली 4 तरह के म्यूचुअल फंड हैं। एक इक्विटी है, एक डेट है, एक मनी और हाइब्रिड है। ऑफ कोर्स इक्विटी म्यूचुअल फंड इज द राइट व्हीकल जहां कि हम अपने पैसे का अच्छे से वृद्धि संवर्धन कर सकते हैं। जो डेट म्यूचुअल फंड है, डेट म्यूचुअल फंड का ज्यादा इस्तेमाल है, जो पार्किंग फंड करे तो अच्छा है, क्योंकि इसमें भी रिटर्न एफडी की तरह ज्यादा आएगा नहीं। मनी जो टाइप म्यूचुअल फंड है, ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए अगर पैसे रखने हो तो उसके लिए है। और जो हाइब्रिड फंड है, अगर बहुत बार हाइब्रिड फंड वैसे कस्टमर को ज्यादा अच्छा लगता है जो इक्विटी में पूरी तरीके से एक्सपोजर ना लेके पार्शियल एक्सपोजर लेना चाहते हैं, उनके लिए हाइब्रिड फंड है। नेक्स्ट, डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर। मित्रों, ये अक्सर चर्चा होती है और हमारे आज का ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि म्यूचुअल फंड में क्या मैं डायरेक्ट एमसी के पास जाके निवेश कर लूं या मुझे किसी रेगुलर एडवाइजर लाइक नर्चरिंग मनी की मदद लेनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं एक तो इसमें ये क्लियर कर दूं कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो तभी है जब कोई कस्टमर डायरेक्ट एमसी के वेब पोर्टल पे जाके वहां डायरेक्ट रजिस्टर करता है। बहुत सारे ऐसे भी ऐप हैं, ऐसे फिनटेक कंपनी है, मैं नाम लेना मुझे उचित नहीं है, जो बोलते तो हैं कि वो डायरेक्ट कर रहे हैं, बट वहां पे भी ब्रोकरेज है। तो अगर डायरेक्ट और रेगुलर की चर्चा करें तो एक दो बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। पहला चीज तो ये है कि डायरेक्ट में उन्हीं को निवेश करना एडवाइजेबल है जो रेगुलर मार्केट पे जिनकी नजर है, जिन्हें मार्केट पे लगातार समय व्यतीत करते हैं, दे आर एक्सपर्ट इन द मार्केट। लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता है। आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट होंगे, आप अपने डोमेन एरिया में काम कर रहे होंगे। रेगुलर मार्केट पे नजर बनाए रखना, मार्केट पे स्टडी करना, रिसर्च करना और सही
डिसीजन लेना, ये एक चैलेंज है। मैं आपको बता दूं इंफॉर्मेशन के लिए, आज हमारे देश में 54 एएमसी हैं और 2874 टाइप के फंड हैं। इसमें से हमें अपने लिए 0.1% यानी 99.9% को हटाकर 0.1% फंड चूज करके हमें पोर्टफोलियो बनाना है। तो हमें एक एक्सपर्ट, एक प्रोफेशनल, एक फाइनेंशियल कोच या नर्चरिंग मनी जैसे कंपनी की आवश्यकता पड़ेगी, ये हमें देखना है। दूसरा जो मैंने पॉइंट दिया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ साल पहले तक सेबी फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ट्रेड को काफी एनकरेज करती थी, क्योंकि इससे मार्केट में लिक्विडिटी बना रहता था। और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जितने भी निवेश हो रहे थे या ट्रेड हो रहे थे, वो ज्यादातर लोग यूट्यूब पे वीडियो देखकर, गूगल पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन देखकर इसमें निर्णय ले रहे थे, और ये काफी है भी, नो डाउट, देयर इज ए सी ऑफ नॉलेज। लेकिन आज रिजल्ट क्या है कि आज सेबी ने खुद से फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे लगाम लगाए हैं, क्योंकि सच्चाई यही है कि 93% जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उन्होंने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे लॉस लिए हैं, और जो 7% जो प्रोफेशनल, जो इंस्टीट्यूशनल फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ट्रेडर हैं, वो 7% लोग 93% के लॉस पे प्रॉफिट ले रहे हैं। और ये डिस्क्लेमर पहले आया, सेबी ने शुरुआत की, और अब पूरी तरीके से नकेल लगाया गया है फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे। इस पे आप पब्लिक डोमेन में बहुत सारे आर्टिकल हैं, इस पे ज्यादा मैं चर्चा आपसे नहीं करूंगा अभी। मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि खुद से पढ़ के, गूगल करके, खुद से यूट्यूब पे नॉलेज जुटाकर इन्वेस्टमेंट करना इतना आसान रहता, तो फिर लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में पैसे ट्रेड करके सभी करोड़पति बन गए रहते, जो ऐसा नहीं होता है। तो मेरा एडवाइस यही है कि डायरेक्ट एंड रेगुलर में ये हमेशा अच्छा है कि आप एक अपने प्रोफेशनल एडवाइजर को ले। हाँ, वो एडवाइजर जो है जिसके थ्रू आप निवेश कर रहे हो, उस पर आपको होमवर्क करना पड़ेगा कि क्या आपका जो एडवाइजर है या जिसके द्वारा आप निवेश कर रहे हैं, उसका प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, प्रोफेशनल एफिशिएंसी क्या है, वो चीज चर्चा करना होगा। वैसे केस में मैं आपको पहले भी बताया हूं कि नर्चरिंग मनी हर तरीके से आपके निवेश पे बहुत अच्छे ढंग से काम करके आपको वांछित फल अवश्य देगी। नेक्स्ट, एसआईपी वर्सेस लमसम, ये भी एक चर्चा होती है कि एसआईपी डालना है या लमसम डालना है। तो पहले मैं आपको 3-4 आप जानते होंगे, फिर भी ऑन द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन मैं रिपीट करना चाहूंगा। एसआईपी इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हम किसी भी म्यूचुअल फंड में अपने मंथली इनकम से रेगुलर पैसा उसमें डाल सकते हैं, जो डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट से डेबिट होकर म्यूचुअल फंड के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, सालों साल चलता है। एसआईपी बहुत ही अच्छा माध्यम है निवेश करने का। छोटे छोटे पैसे करके बड़े बनते हैं, कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट आता है, और बड़े समय में ये छोटी छोटी बचत एक बहुत बड़े कॉर्पस में बन जाती है। दैट इज एसआईपी। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एसटीपी, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। जहां पे मेरे पास, मैं एसआईपी कर रहा हूं, मेरे को कंपनी से बोनस मिला है, मेरा वेरिएबल पे आउट आया है, या मुझे कहीं से मेरे पुराना इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हुई है, या मुझे लीगेसी से पैसे मिले हैं, तो मुझे लमसम पैसे को अगर निवेश करना होगा तो एक बहुत अच्छा तरीका है एसटीपी, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, जहां की उस लमसम पैसे को एक पार्किंग फंड में पैसे पहले जमा किया जाता है, और वहां से रेगुलरली सिस्टमैटिक वे में पैसे को इक्विटी फंड में ट्रांसफर करते हैं। ये ड्यूरेशन 6 महीना के आसपास होता है, साल भर भी जा सकता है, उससे पहले भी हो सकता है। एसआईपी और एसटीपी का जो मुख्य एक और बड़ा बेनिफिट क्या है कि ये लोग मार्केट कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा उठाते हैं, यानी कि जब मार्केट ऊपर गया तो कम यूनिट परचेज होती है,
और मार्केट नीचे गया तो ज्यादा यूनिट परचेज करती है, तो जो टोटल रिटर्न है ये एवरेज से भी ज्यादा अच्छा होता है। तो SIP, STP, SWP जो है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, तो बहुत इंपॉर्टेंट एक जरिया है। खासकर हम सभी जानते हैं कि आज के समय में पेंशन अब कहीं भी नहीं रह गया है। अगर हम डिफेंस फोर्सेस की बात छोड़ दें तो अब पेंशन कहीं भी नहीं रह गया है, किसी सरकारी नौकरी में भी नहीं है। वैसे केस में जो मैं सबसे पहले आपसे चर्चा कर रहा था कि 35 की उम्र में हमने कमाना शुरू किया, अगले 25 साल तक हम काम कर रहे हैं, तो ये 35 सालों में जो हमने पैसा जमा किया, एक हमने फंड बनाया, फिर हमारे पास जो रिटायरमेंट का बेनिफिट आया, PF से आया, ग्रेचुटी आई, लिव इन्वेस्टमेंट आया, इन सबको मिलाकर एक मूल धन निवेश हमारे पास हो जाता है। तो ये सारे धन निवेश तो हमारे पास है, लमसम पैसा हमारे अकाउंट में है, लेकिन हमें जरूरत है कि हर महीने मुझे खर्च के लिए 1 लाख रुपए हर महीने मिलता रहे, 75,000 मिलता रहे। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। वैसे केस में जो पैसा हमने है उसको निवेश कर देते हैं म्यूचुअल फंड के व्हीकल में, और वहां से हर महीने पैसा SWP की तरह, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान की तरह, वो पैसा हमारे अकाउंट में आ जाता है टू टेक केयर ऑफ आवर ओल्ड एज नीड या पेंशन की नीड जो बताए उसके लिए। तो SIP, STP, SWP ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब आता है जैसे कि लोगों में अक्सर चर्चा होता है कि हमें SIP करना चाहिए या लमसम करना चाहिए, तो इसमें जवाब यही है, ये दोनों चाहिए। SIP तो चाहिए ही ताकि आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहें, है ना, मार्केट ऊपर है नीचे कोई मतलब नहीं है, अपने सैलरी से, और जिस समय सैलरी आपके अकाउंट में हिट होता है उसके बाद ही वो पैसा जाने दे। क्योंकि अब कॉन्सेप्ट ये है कि पहले इन्वेस्ट करें और बचे हुए पैसे से हम अपने खर्च को चलाएं। जो पहले था कि पहले पैसा आ जाएगा, हम खर्च कर लेंगे पूरे महीने में, अगर कुछ पैसा बचा तो निवेश करेंगे, ये ओल्ड डिलीट फॉर्मूला है। नया फॉर्मूला और पैसे बनाने का फॉर्मूला यही है कि पहले इनकम आ जाए। से मेरी इनकम अभी के समय में 1 लाख रुपया है, ठीक है, 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आएगा, मैं 40,000 रुपया इमीडिएटली उसको SIP में ट्रांसफर कर दूंगा। SIP का मेरा, अगर मेरे को 1 तारीख को सैलरी मिलती है तो 2 तारीख 3 तारीख को मेरा जो पैसा है 40,000 रुपये कटकर म्यूचुअल फंड में निवेश हो गए। बचे हुए 60,000 रुपये में अब मैं अपने घर को चलाऊंगा। हाँ, कभी ये आपके मन में चर्चा हो सकती है कि बचे हुए 60,000 रुपये में कभी मुझे 70, 75, 80,000 रुपये की जरूरत पड़ गई और मेरे पास पैसा उतना नहीं है तो मैं क्या करूं। वैसे केस में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में एक कॉर्पस बन चुका है। अगर कभी जरूरत पड़ गई 10, 15, 20,000 रुपये निकालने की, तो आसानी से आप उतना पैसा विड्रॉ करके और अपने मंथली एक्सपेंस को कर सकते हैं। लेकिन जो आपका SIP है उसको चलने दें, और उस पे स्टेप अप SIP भी एक आया है कि हर साल SIP में आप सर्टेन परसेंटेज वृद्धि कर सकते हैं। तो ये था SIP वर्सेस लमसम, दोनों की आवश्यकता है, दोनों मिलकर हमारे फंड को, हमारे कॉर्पस को अच्छा बनाएंगे। नेक्स्ट, म्यूचुअल फंड वर्सेस PMS। मित्रों, PMS हम सभी को पता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। म्यूचुअल फंड भी हमें सभी को पता है। PMS पे मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। PMS जो है ये एक HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए एक निवेश का जरिया है, क्योंकि इसका मिनिमम टिकट साइज ही 50 लाख का है। इसमें क्या है, फंड मैनेजर निवेशक के लिए एक कस्टमाइज्ड पोर्टफोलियो बनाते हैं, जो पूरी जो इक्विटी में रहता है वो उनके डीमेट के अकाउंट में रहता है, उस पर कंट्रोल जो है निवेशक का रहता है। तो PMS में इसमें रिस्क ज्यादा है म्यूचुअल फंड से, इसमें फीस भी ज्यादा है म्यूचुअल फंड से, और इसका टैक्स इम्प्लीकेशंस म्यूचुअल फंड से ज्यादा होगा। क्योंकि जब भी अगर फंड मैनेजर उसको सेल करेंगे और परचेज करते हैं तो उसमें जो भी कैपिटल गेन होता है, जो STT होता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये सब लगता है। तो एक बड़ा नॉर्मल सा सवाल है कि अगर इसमें रिस्क ज्यादा है, फीस ज्यादा है, टैक्स इम्प्लीकेशन ज्यादा है,
तो लोग पीएमएस में क्यों निवेश करते हैं? उसका एक सिंपल सा जवाब है कि पीएमएस में अल्फा जनरेशन यानी कि मार्केट रिटर्न जो है वो म्यूचुअल फंड से ज्यादा होता है। अगर मैं एक कॉमन लैंग्वेज में बात करूं तो अगर म्यूचुअल फंड में रिटर्न 14 से 16% के आसपास आ रहा है तो पीएमएस में यही रिटर्न 20 से 25% का आएगा। तो एक अच्छा खासा रिटर्न आता है, तो उसके लिए पीएमएस है। और जो लोग हाई रिस्क हाई रिवार्ड में बिलीव करते हैं, जो कस्टमाइज चाहते हैं, जो एचएनआई है, उनके लिए पीएमएस एक बहुत ही अच्छा व्हीकल है। अदरवाइज म्यूचुअल फंड तो सभी के लिए है और सभी के लिए बहुत ही शानदार व्हीकल है। नेक्स्ट, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि जीएसटी के रेट कम हुए, फेस्टिवल का टाइम आने वाला है और लोगों की इनकम भी बढ़ गए हैं, क्योंकि इनकम टैक्स में इस बार 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, तो फिर क्यों अभी मार्केट लगातार 6 दिन से डिप गया है? तो इस पे थोड़ी चर्चा करेंगे, मार्केट पर्सपेक्ट पे थोड़े संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। एक जो नया डेवलपमेंट हुआ है, पहले ट्रंप ने 50% का टैरिफ लगाया था सारे इंडिया से जो एक्सपोर्ट जा रहे थे। फार्मा सेक्टर पे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि फार्मा का सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है एक्सपोर्ट में, तो इंडियन फार्मा पे ये माना जा रहा था कि शायद फार्मा को एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है अमेरिकन मार्केट में भी अच्छी क्वालिटी दवा सही रेट पे मिले। लेकिन ट्रम्प साहब जो हमें बहुत सारे झटका देते रहते हैं, उन्होंने एक और झटका दिया। उन्होंने इस पे 100% टैरिफ का ऐलान किया है और वो 1 अक्टूबर से लागू है। तो फार्मा सेक्टर ही हिला, इसके साथ साथ मार्केट भी हिला है, इंडिसेज डिप गया। इसके अलावा एक और अमेरिका का ही इम्पैक्ट है, ट्रम्प साहब का ही इम्पैक्ट है कि H1B वीसा, जो कि किसी भी फॉरेन नेशनल को अमेरिका में जॉब करने के लिए H1B वीसा की जरूरत पड़ती है, जो अमेरिका सरकार देती है। इसमें H1B वीसा पाने वाले जितने भी लोग हैं उसमें लगभग 70% इंडिया से, जो अमेरिका में काम कर रहे हैं। हम सभी को पता है कि इंडियंस आर डूइंग सो वेल। अचानक एडमिनिस्ट्रेशन ने वीसा जो 2000 से 5000 के बीच में डॉलर में जो फीस होता था, उसको एकदम से बढ़ाकर 1 लाख रुपए डॉलर कर दिए गए हैं। तो अगर इंडियन रुपी में बात करें तो करेंट रेट पे 88,67,000 इंडियन रुपए में बनता है, जो एक बहुत ही बड़ा स्टैगरिंग अमाउंट है। इसके कारण क्या हुआ है कि टेक्नोलॉजी, फार्मा और एजुकेशन, इन 3 सेक्टर में हमारे इंडियंस दे वर डूइंग सो वेल इन यूएसए। ये तीनों के तीनों इंडस्ट्री एकदम से डिसरप्ट हुई है और उनके मार्केट इंडिसेज काफी लो हुए हैं। दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल फॉर डिप इन द मार्केट। एक और बड़ा रीजन ये है, वो भी यूएसए में है, कि यूएसए में रेगुलर फेड कट की हम सभी उम्मीद बनाए थे। जब भी फेडरेशन का रेट कट होता है तो इंडियन इक्विटी मार्केट में बॉयंसी आती है, यहाँ पे परचेजिंग बढ़ती है एफआईआई की और मार्केट इंडिसेज ऊपर जाते हैं। लेकिन इस बार Q2 में अचानक से यूएसए का जीडीपी ग्रोथ 3.8% पहुंच गया, जबकि ये 2.8% के आसपास उम्मीद थी और एकदम से 3.8% पे पहुंच गया। तो फेड रेट कट जो होने वाले थे वो होल्ड पे हैं, वो होगा नहीं होगा यह भी किसी को नहीं पता है। इसके अलावा एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है जो लगातार इंपैक्ट कर रहा है, वो है लगातार एफआईआई की सेलिंग। 13,450 करोड़ रुपए की सेलिंग सिर्फ सितंबर महीने में हुई है, वो भी इतने 26-27 दिनों में। और इस फाइनेंशियल ईयर में अभी सेकेंड क्वार्टर आते आते पूरी सेलिंग जो है 1,44,085 करोड़ की हो गई है एफआईआई की सेलिंग। हमें ये पता है कि एफआईआई की जब भी सेलिंग होती है बिकवाली आता है, मार्केट में डिप आएगा, और जब भी ये बाइंग होती है तो मार्केट में उछाल आता है। तो लेकिन मेरा यही कहना है कि ये जो भी मार्केट में डिप होते हैं
ये हमें नए निवेश के लिए बहुत अच्छे अवसर दे जाते हैं, चाहे वो निवेश हमारा एसआईपी के माध्यम से हो, लमसम के माध्यम से हो, स्विचिंग के माध्यम से हो, या रीडायरेक्शन ऑफ फंड के द्वारा हो। ये मार्केट डीप आर द रियल अपॉर्चुनिटी जहां पे हम अपने निवेश को और हम अपने इसको कर सके। ठीक है, इसी नेक्स्ट अब जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब मार्केट किधर जाएगा, फ्यूचर मार्केट कैसा रहेगा इंडियन मार्केट का, तो उसमें मैं आपको ये चर्चा करने जाऊंगा कि 8 साल के बाद पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जीएसटी में ओवरऑलिंग की है, रेट कम किए गए हैं, तो इसका जो इम्पैक्ट है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट पे होने वाला है। खासकर ऑटो इंश्योरेंस एंड हेल्थ केयर, दे आर द सेक्टर विच आर गोइंग टू शाइन बिकॉज ऑफ द वंडरफुल जीएसटी इम्पैक्ट। और इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि लगातार पिछले 5 क्वार्टर में इंडियन कॉर्पोरेट के अर्निंग्स बहुत सबड्यूड थे, लेकिन अभी जो एमएससीआई इंडिया का जो सर्वे हुआ है वो बता रहा है कि आने वाले क्वार्टर में जो अर्निंग्स है वो 13 to 16% के तरफ इशारा कर रही हैं। तो ये बताता है कि आने वाले समय में इंडियन मार्केट में कॉर्पोरेट्स की अर्निंग बहुत अच्छी होने वाली है। तो जब कॉर्पोरेट की अर्निंग होगी तो नेचुरली मार्केट के इंडिसेज अच्छे होंगे। लोअर इनकम टैक्स रेट हो गए हैं, 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं, सैलरीड वाले को 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं, डिस्पोजेबल इनकम लोगों के हाथ में है, तो कंजम्पशन बढ़ेगा, जीएसटी रेट कम हुए हैं तो मार्केट बहुत अच्छा आएगा। और अभी रामदेव अग्रवाल साहब हैं, एक बहुत बड़े निवेशक भी हैं, फाइनेंस के एक्सपर्ट भी हमारे मार्केट में। मोतीलाल ओसवाल जो उनका कंपनी है वो बहुत ही अच्छा कर रहा है, हम सभी जानते हैं। रामदेव अग्रवाल साहब ने अभी प्रेडिक्ट किया है कि 2030 तक जो सेंसेक्स है जो अभी 81-82 हजार पे है वो 1.5 लाख हिट होगा बेस्ड ऑन दी हिस्टोरिकल रिटर्न एंड कंपाउंडिंग, और सेंसेक्स जो है 3 लाख पहुंचेगा 2035 तक। ये रामदेव अग्रवाल साहब के पर्सनली हैं, बट मैं चाह कि आपसे डिस्कस करूं। तो मित्रों ये इतना ही हमें बताना था आपके लिए।